Good morning, everyone. Welcome to Daily Current Affairs series of PD Gurukul. And let's start today's Daily Current Affairs. So, सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो वन बाय वन करते हैं शुरुआत अलग अलग टॉपिक्स की. और सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन से टॉपिक्स जो आज आपको लेक्चर्स के दौरान ध्यान में रखना है. द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट ब्लैक बॉक्स. एज वी ऑल नो कि रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर हुई है फ्लाइट क्रैश, और ये जो एरोप्लेन क्रैश है तो उसी के रिगार्डिंग एक टर्म है जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स. तो उसके बारे में कुछ जानना है. उसके बाद सेबी की एक नई गाइडलाइन आई है जिसको अपने बोलते हैं न्यू वेरीफाइड यूपीआई मैकेनिज्म, तो उसके बारे में देखेंगे. देन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड संत कबीरदास, जो थोड़ी हिस्टोरिकल बातें हैं वो यहाँ पे कुछ कनेक्शन में है. एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और यूके के बीच में हुई है जिसका नाम है पैसेक्स, दैट इज पैसेज एक्सरसाइज. एंड लास्ट में पाकिस्तान को दो अलग अलग कमेटी का वहां पे हेड बनाया गया है अंडर यूनाइटेड नेशंस. एक है तालिबान सैंक्शन कमेटी एंड दूसरी है 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी. तो क्या है अलग अलग बातें, वन बाय वन करते हैं अपने शुरुआत. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट ब्लैक बॉक्स. देखिए सबसे पहले तो होता क्या है ये ब्लैक बॉक्स जो आपको बार बार न्यूज के दौरान वहां पे दिखा जाता है. व्हाट इज दिस ब्लैक बॉक्स? और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं ऑलरेडी आपको एक चीज बता दूं कि ये जो लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको पीडी गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पे से वहां पे मिल जाएगी. सो अगर अभी तक आपने पीडी गुरुकुल की टेलीग्राम चैनल को वहां पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यू विल फाइंड अ टेलीग्राम ग्रुप चैनल, और वहां से जाके आप पीडी गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हो. इस लेक्चर की जो पीडीएफ है उसको वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं. और जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली पीडीएफ है ही, लेकिन साथ में ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो गुजराती मीडियम के अंदर वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पीडीएफ जो है वो आपको गुजराती मीडियम में भी अवेलेबल मिल जाएगी. सो यू कैन डाउनलोड द सेम फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल ऑफ पीडी गुरुकुल विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चले वन बाय वन करते हैं शुरुआत. सबसे पहले ये जानते हैं कि भैया ये ब्लैक बॉक्स एग्जैक्टली होता क्या है. और अभी रिसेंट में क्यों न्यूज में है वो तो सबको पता ही होगा. दैट द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर इन अहमदाबाद हैज ब्रॉट अटेंशन टू द क्रिटिकल रोल ऑफ ब्लैक बॉक्स इन द एविएशन इन्वेस्टिगेशन. अब देखिए एग्जैक्टली ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है. ब्लैक बॉक्स देखा जाए तो यहाँ पे दो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं. एक डिवाइस जो है उसको बोला जाता है कॉकपिट, एग्जैक्ट द वर्ड इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर. और दूसरा जो डिवाइस है उसको बोलते हैं एफडीआर, दैट इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर. देखिए फ्लाइट के अंदर जो कुछ भी कन्वर्सेशन हुआ, राइट, वॉइस कन्वर्सेशन, वो सब कुछ रिकॉर्ड करने का काम होता है कॉकपिट का. और फ्लाइट के रिगार्डिंग जो टेक्निकल डेटा है वो सब रिकॉर्ड आपका होगा एफडीआर के अंदर. तो आफ्टर द क्रैश अगर कोई प्लेन वहां पे क्रैश भी हो जाता है, सो आफ्टर द क्रैश एग्जैक्टली प्लेन के अंदर वहां पे क्या हुआ, कौन से कन्वर्सेशंस वहां पे हुए, उन सबको जानने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है. दैट इज अबाउट ब्लैक बॉक्स. लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ब्लैक बॉक्स जो नाम उसको दिया गया है वो इसलिए था क्योंकि शुरुआत से ये जो रिकॉर्डर्स से एक बहुत ही कम लाइट वाले एक बॉक्स में वहां पे रखे जाते थे, राइट. सो इट वाज अ डार्क बॉक्स एंड दैट्स व्हाई द नेम वाज ब्लैक बॉक्स. अदरवाइज आज की तारीख में अगर आप इसको देखेंगे ब्लैक बॉक्स को तो वो आपको ऐसे ऑरेंज कलर का मिलेगा, राइट. सो नाम जो है ब्लैक बॉक्स वो एग्जैक्ट उसके कलर के बेसिस पे नहीं है. कलर जो है वहां पे ऑरेंज कलर के बॉक्स में इसको रखा जाता है, लेकिन इसको बोला जाता है ब्लैक बॉक्स, राइट. और देखा जाए तो उसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है, मतलब कब से हुई ऐसे ब्लैक बॉक्स की वहां पे शुरुआत. तो देखिए 1930s की बात है. 1930s के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था फ्रैंकोइस हुसेनोट. फ्रांस का एक बंदा है फ्रैंकोइस हुसेनोट. उसने सबसे पहले इस टाइप के वहां पे रिकॉर्डर्स बनाए. इसको बोला जाता है फोटोग्राफिक फिल्म बेस्ड डेटा रिकॉर्डर्स. और 1953-54 के अंदर डॉक्टर डेविड वॉरेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने ये एफडीआर को वहां पे कर दी, उसकी इन्वेंशन, उसको वहां पे इन्वेंट किया. ध्यान रखना दोनों में फर्क है. कॉकपिट जो है वो कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जबकि एफडीआर जो है वो फ्लाइट के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, राइट.
और 1990 के अंदर देखा जाए तो देयर वाज अ सॉलिड स्टेट मेमोरी रिप्लेस्ड मैग्नेटिक टेप्स एनहांसिंग द ड्यूरेबिलिटी एंड डेटा कैपेसिटी। वहां पे सॉलिड स्टेट मेमोरी ने मैग्नेटिक टेप्स को वहां पे कर दिया रिप्लेस। एग्जैक्ट ये काम करता कैसे है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है जिसको अपने बोलते हैं सीवीआर, वो पायलट और को पायलट के बीच में हुए कन्वर्सेशंस, रेडियो ट्रांसमिशंस, अलार्म्स एंड एम्बिएंट साउंड्स, कहने का मतलब है कि फ्लाइट के अंदर के जो भी वॉइसेस है उन सबको रिकॉर्ड करता है। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो कौन सी चीज को रिकॉर्ड करेगा कि भैया एल्टीट्यूड क्या था, स्पीड क्या थी, इंजन का परफॉर्मेंस क्या था, फ्लाइट का जो पाथ था वो किस तरीके से था, और ओवर 3500 पैरामीटर्स फॉर अप टू 25 आवर्स। 25 आवर्स के दौरान जो कुछ भी वहां पे हुआ, उसकी फ्लाइट की वहां पे क्या सिनारियो थी, उसके सीन्स क्या थे, वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। व्हाट वाज द स्पीड, व्हाट वाज द एल्टीट्यूड। तो कहने का मतलब है कि फ्लाइट के रिगार्डिंग जो वहां पे टेक्निकल डेटा है, which are those datas are recorded in this kind of FDRs। और देखा जाए तो इन दोनों को कहां पे रखा जाता है? एक क्रैश प्रोटेक्टेड मेटल केजिंग्स के अंदर, जहां पे जो मेजोरिटी टाइटेनियम और स्टील का बना होता है। इन शॉर्ट टाइटेनियम और स्टील का बना एक पूरा मेटालिक बॉक्स, उसके अंदर इन दोनों को रखा जाएगा। और यहां पे बोला जाता है दैट दे आर क्रैश प्रोटेक्टेड। इट मींस दैट कि अगर फ्लाइट क्रैश भी हो जाती है तो भी आपका डेटा जो है वहां पे प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि इसलिए उसको एक पूरे मेटालिक फॉर्मेट के अंदर उसको रखा जाता है। ये आराम से फ्लाइट के अंदर अगर 1100 तक डिग्री सेल्सियस तक का अगर टेम्परेचर बन जाता है तो भी ये वहां पे सर्वाइव कर देंगे। एक्सप्लोजन को वहां पे ये लोग सर्वाइव कर देते हैं, जी फोर्स इंपैक्ट्स को सर्वाइव करते हैं, और 30 डेज ऑफ अंडर वाटर इमर्जन उनको भी ये लोग सर्वाइव कर देंगे। और शुरुआत में देखा जाए तो इट एमिट्स लोकेटर बीकन्स फॉर सर्च एंड रिकवरी टीम्स। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऑरेंज कलर देखा जाए तो इसका क्यों है, तो उसको इस तरीके से एक बोल सकते हैं लाइट टाइट बॉक्स के अंदर उसको रखा जाता था, एंड वहां से उसका नाम जो है वो हो चुका था ब्लैक बॉक्स। अदरवाइज इट इज एन ऑरेंज बॉक्स। सो रिसेंटली देखा जाए तो जब भी फ्लाइट क्रैश, अभी रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर जो फ्लाइट क्रैश वहां पे हुई, तो एग्जैक्टली उस टाइम पे सीन सिनारियो वहां पे क्या थे, कौन से कन्वर्सेशंस वहां पे हुए। पायलट कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो सकता है कि कुछ ट्रांसमिशन में इश्यू आया हो और एयरपोर्ट अथॉरिटी तक वहां पे बात पहुंची ना हो, तो ये सब कुछ आपको पता चल सकता है, राइट। और रिसेंटली देखा जाए तो वहां पे कंबाइंड रिकॉर्डर्स की भी हुई है शुरुआत, जो इन दोनों को सीवीआर और एफडीआर दोनों के एक यूनिट के अंदर वहां पे रख देंगे। ऑटोमेटिक डिप्लॉयबल रिकॉर्डर्स आर देयर एंड इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर्स आर देयर, कि आपको एग्जैक्ट उसके लोकेशन भी वो लोग बता सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द ब्लैक बॉक्स। और नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांच के ऊपर यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। और अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही कांटेक्ट करें। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज स्कॉलरशिप्स अप टू 50%, राइट। तो इस नंबर के ऊपर आज ही आप कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म वहां पे मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म सो दैट अवर स्टाफ मेंबर्स विल कोऑर्डिनेट विथ यू, राइट। सो पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांच पे नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत, एंड नेक्स्ट मंथ के अंदर और नई बैचेस की वहां पे हो जाएगी शुरुआत। सो एनरोल करने के लिए इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एग्जाम के डिटेल्स की रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन है वो सब आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज ऑल अबाउट सेबीज न्यू वेरीफाइड यूपीआई मैकेनिज्म। देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस कुछ ही चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कुछ ज्यादा डिटेल में अगर आपको नहीं पता होगा तो चलेगा, बट ये सेबी क्या लेके आई है तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो यूपीएससी के अंदर और जीपीएससी के अंदर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वहां पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इवन आप प्रीवियस ईयर में जीपीएससी में भी अगर आप देखें तो वहां पे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग पूरा ऐसे वहां पे लिखने के लिए वहां पे दिया था।
तो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी नए नए मैकेनिज्म्स को वहां पे अडॉप्ट किए जाते हैं, देन यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड कि भैया कौन से चेंजेस लाए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि सेबी ने एक नई सिस्टम को वहां पे अनाउंस किया है, दैट इज वेरीफाइड यूपीआई आईडी सिस्टम। और किसके लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी होगा? फॉर ऑल रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज, एंड इट विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1st of October 2025। तो सारे के सारे जो मार्केट इंटरमीडियरीज काम करते हैं, जो एजेंट्स वगैरह काम करते हैं, दलाल वगैरह जो काम करते हैं, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड इन दिस मैकेनिज्म। और इसका मेन टारगेट क्या है कि जो भी साइबर फ्रॉड्स वगैरह है या भी जितने भी इस टाइप के जो सिक्योरिटी की रिगार्डिंग केसेस वगैरह होते हैं, तो उनको कम करने का यहाँ पे कुछ टारगेट है। और बेसिकली इस मैकेनिज्म के अंदर होगा क्या? अ वैलिडेटेड यूपीआई पेमेंट फ्रेमवर्क फॉर सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज फीचरिंग एक्सक्लूसिव यूपीआई हैंडल्स व्हिच आर एंडिंग विथ एट वैलिड। हैंडल्स मतलब कि यूपीआई के जितने भी हैंडल्स वहां पे होंगे इंटरमीडियरीज के, उन सब के हैंडल्स के पीछे वहां पे वैलिड वर्ड को यूज किया जाएगा, ताकि अगर कोई बंदा किसी इंटरमीडियरी को वहां पे पेमेंट कर रहा है तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है, वो चीज आपको अश्योर वहां पे रहे। अगर कोई ऐसा वहां पे इंटरमीडियरी है जिसके नाम के पीछे वहां पे वैलिड नहीं लिखा हुआ है, इट मींस that you should not engage with such transactions, right? So it is a kind of verification. The system is being developed by whom? That is about all about NPCI, जिसने हमारे कंट्री के अंदर यूपीआई को एक्टिवेट किया, वही है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इस चीज को भी वहां पे डेवलप करेंगे। और वहां पे लिखा गया कि किस तरीके से पूरा यूजर नेम चलेगा। तो यूजर नेम, उसके बाद उसकी कैटेगरी, @ फिर यहाँ पे वर्ड चलेगा वैलिड, और उसके बाद आपकी जो कुछ भी बैंक है वो वाला आपका वहां पे नाम। आईसीआईसी है तो वैलिड के बाद वहां पे आईसीआईसीआई बैंक। सो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि एबीसी करके कोई यूजर नेम है, उसकी बीआर के करके दैट इज ब्रोकरेज की वहां पे कुछ कैटेगरी है, तो उसके बाद यहाँ पे एट वैलिड करके उसके बाद बैंक का नाम वहां पे रहेगा, राइट? So this is a kind of verification for all those intermediaries, and what is the target? उसका टारगेट क्या है कि जितने भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं वो सब फ्रॉड्स धीरे धीरे कम हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप मेंस लिखे, मेंस के अंदर अगर स्टॉक मार्केट आता है तो वहां पे सेबी के एफर्ट्स में आप इस चीज को ऐड करना मत भूलना। ये इस साल की अपडेट है कि फ्रॉड्स वगैरह को कम करने के लिए सेबी ने एक नई चीज की शुरुआत कर दी है, दैट इज अबाउट वेरीफाइड UPI mechanism. And then after there is another topic, and that is about servants of India society. एक बहुत ही फेमस सोसाइटी, दैट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो मॉडर्न टाइम से देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या है इसके अंदर? देखिए अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों आया है, द गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने एक नई डिमांड की है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली वहां पे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। उनकी एक डिमांड है कि वहां पे एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर को रखा जाए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एग्जैक्टली है क्या? इट इज अ सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक सर्विस के साथ और सिविक एंगेजमेंट के साथ वहां पे अटैच्ड है, और जिसका एक मेन कार्य ये भी है कि हमारे कंट्री के अंदर एजुकेशन को ज्यादा स्प्रेड करना, राइट? तो बहुत से लोगों को लगता है कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, एजुकेशन तो हर लोग स्प्रेड कर रहे हैं। बट ये उस जमाने की बात थी जब एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, राइट? तो उस जमाने से ये सोसाइटी काम करती आ रही है और आज भी ये काम कर ही रही है, राइट? और उसका एक दूसरा भी एम है, दैट इट एम्ड टू बिल्ड अ कैडर ऑफ सेल्फलेस लीडर्स, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अपलिफ्ट करने के लिए वहां पे डेडिकेटेड हो। सो उनके लिए भी ये वाली सोसाइटी वहां पे काम कर रही है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड इसका देखें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th of June 1905। और किसने किया था इसको एस्टैब्लिश? द मेन फाउंडर वाज गोपाल कृष्ण गोखले। कहां पे? दैट इज पुणे, महाराष्ट्र। साथ में दूसरे भी लोग थे, दैट वाज जी के देवधर, एवी
पटवर्धन, N.A. द्रविड़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन इनका काम क्या है? दैट इज इंडिविजुअल्स को पब्लिक सर्विस के लिए वहां पे ट्रेन करना, स्पेसिफिकली रिलीजियस एंड नेशनलिस्टिक स्पिरिट के लिए, एजुकेशन को और ज्यादा प्रमोट करना, सिविक ड्यूटी, जो नागरिक की जितनी भी उनकी ड्यूटीज है, उनकी जो फर्ज है उनके रिगार्डिंग उनको वहां पे ज्यादा अवेयर करना, और यूथ को मैक्सिमम नेशनल डेवलपमेंट के अंदर वहां पे एंगेज करना कि मैक्सिमम यूथ यहाँ पे आना चाहिए देश की सेवा करने के लिए। प्री इंडिपेंडेंस देखा जाए तो आजादी से पहले भी उनका कंट्रीब्यूशन था और आजादी के बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन था, और बहुत से ऐसे लीडर्स जो इंडिया में बहुत आगे बढ़े, इन सब की शुरुआत भी इसी सोसाइटी से हुई थी। सो वी कैन से दैट ये सारे के सारे लीडर्स को बनाने वाला भी जो था दैट वाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो वो हमारे राष्ट्रपिता दैट इज फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उनके पॉलिटिकल गुरु भी वहां पे गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। तो उस कंटेक्स्ट में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है दैट गोखले मेंटर्ड गांधी एंड आल्सो फंडेड साबरमती आश्रम सेटअप। बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात आती है, सोशल सर्विस की बात आती है, नेशंस फर्स्ट एथिक्स वगैरह आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस भी उनका काम वहां पे इंपॉर्टेंट रहा। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। नो डाउट बहुत सी बार मेंस के अंदर आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में वहां पे बताना होता है, तो कहीं पे मेंस में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो कुछ कंटेंट आपके लिए वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मेजरली आपको ये पता होना चाहिए कि इनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था, इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, किसने इनकी एस्टेब्लिशमेंट की, और कौन से लीडर्स थे जो इस सोसाइटी के साथ वहां पे अटैच्ड वगैरह है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो उन्होंने उनके टारगेट जो थे, द फर्स्ट वाज एजुकेशन, दूसरा टारगेट रहा वुमेन्स राइट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था दैट इज रूरल अपलिफ्टमेंट की वहां पे बात है, और डिजास्टर रिलीफ की कुछ बातें। तो उसके लिए वहां पे स्कूल्स वगैरह इन लोगों ने शुरू की, कुछ रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स वहां पे चलाए, चाइल्ड वेलफेयर की कुछ इनिशिएटिव्स वहां पे हुई शुरुआत, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की लोगों ने बात की, हेल्थ केयर कैंप्स की बात की, जेंडर जस्टिस, विडो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और देखा जाए तो इनहेरिटेंस इनइक्वालिटी, इन सबको दूर करने की भी वहां पे कुछ बातें वहां पे चली। एंड दैट इज ऑल अबाउट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। साथ साथ हिस्टोरिकल के अंदर देखा जाए तो न्यूज में है संत कबीर। रिसेंटली उनकी वहां पे बर्थ एनिवर्सरी जो थी, उनकी जो जयंती थी, वो अभी रिसेंटली वहां पे गई है, दैट वाज ऑन 11th ऑफ जून। और वहीं से एक बार फिर से संत कबीर जो है वो न्यूज के अंदर है। और वी ऑल नो कि संत कबीरदास कौन थे, तो बोले 15th सेंचुरी के अंदर रहे एक मिस्टिक पोएट, एक भक्ति सेंट, जो सोशल रिफॉर्मर के तौर पे बहुत आगे बढ़े, जिनकी पूरी लाइफ बनारस में वहां पे निकली, दैट इज इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। और भक्ति के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये सगुण थे या निर्गुण थे? द आंसर इज निर्गुण भक्ति। तो एक निर्गुण भक्ति सेंट जो इंडिया में हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि वो 1440 के आसपास उनका हुआ था जन्म, और उनका जो बॉर्न हुआ था वो शायद कोई हिंदू फैमिली के अंदर हुआ था ऐसा माना जाता है, लेकिन वाज ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम वीवर फैमिली। सो इसलिए उनकी पूरी लाइफ में अगर हम देखें तो एक चीज बहुत क्लियर है कि वो रिलीजियन के अंदर, ये जो धर्म के नाम पे जो अलग अलग लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो कभी उसके फेवर में वहां पे थी नहीं। इनके जो थॉट्स थे, रिलीजियस थॉट्स, दे वर मोर फोकस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, कि धर्म और ये जात पात के नाम पे लड़ते रहेंगे तो कुछ ज्यादा होगा नहीं। इसका रीजन एक ये भी है कि उनका जन्म और उनको ब्रॉट अप करना, वो दोनों अलग अलग रिलीजन से के लोगों ने वहां पे किया हुआ था। जन्म जो है वो हिंदू फैमिली से हुआ, एंड ही वाज ब्रॉट अप बाय मुस्लिम वीवर फैमिली। सो पहले से उनके माइंड में थोड़े से सेक्युलरिज्म के बीज जो थे उनके दिमाग में वहां पे थे, राइट। और अगर हम कबीर की कुछ फेमस बुक्स वगैरह की अगर हम बात करें, तो कबीर की जो फेमस बुक है दैट इज नोन एज बीजक, और दूसरा है सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, और बहुत से कबीर के जो दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी वहां पे उनके वर्सेस को रखा गया है। इट इज नोन एज कबीरनाथ दोहा और कबीर के दोहे। तो वो भी आपको यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब दैट इज द बिगेस्ट बुक ऑफ, और बिगेस्ट ग्रंथ भी बोल सकते हैं फॉर सिख कम्युनिटी। तो वहां पे भी कबीर दास के कुछ ना कुछ वर्सेस वहां पे रखे गए।
क्योंकि बेसिकली कबीर के ही शिष्य जो थे दैट वाज गुरु नानक, और गुरु नानक ने ही वहां पे सिख सेक्ट की वहां पे कर दी शुरुआत, और इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी कबीर दास के आपको वहां पे वर्सेस मिल जाएंगे। उनकी फिलोसॉफी क्या थी, तो उनको पहले उनका सबसे पहले यही बोलना था कि भगवान जो है, अल्लाह जो है वो खुद के अंदर ही बसता है, दैट गॉड रिसाइड्स विद इन। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन करोगे तो आप ट्रू डिविनिटी को वहां पे पाओगे, लेकिन अगर आप मंदिर या किसी रिचुअल्स के अंदर भगवान को ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल है नहीं। तो अगर आपके पास आत्मज्ञान होगा तो वो मान के ही चलो कि आपको ब्रह्म ज्ञान वहां पे होने ही वाला है। और मैंने आगे बताया कि उन्होंने निर्गुण भक्ति को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या था, व्हाट इज निर्गुण भक्ति, कि जहां पे आप आइडल वर्शिप के अंदर नहीं मानते हैं, जहां पे आप एकेश्वरवाद के अंदर ज्यादा फोकस करते हैं। व्हाट इज एकेश्वरवाद, दैट इज मोनोथिस्ट। तो वहां पे आप एक ही मानते हो कि भगवान जो है वो एक ही है, राइट, राम रहीम अल्लाह सब कुछ एक ही है, ऐसा उनका मानना था। दैट इज कॉल्ड निर्गुण भक्ति। और बेसिकली ह्यूमन डिग्निटी ओवर रिचुअल के ऊपर उनका ज्यादा फोकस था। ये जो रिलीजन के नाम पे लोग ये जो लड़ते झगड़ते रहते हैं या फिर अपने रिलीजन को लेके बैठ जाते हैं, तो उस बात को पहले से वहां पे अपोज करते थे। सेवा एंड सिंप्लिसिटी वाज द मेन मोटो ऑफ दैट पर्सन, और सोशल इक्वालिटी के ऊपर वहां पे ज्यादा फोकस था। और ये जितनी भी अंधश्रद्धा वगैरह चलती है ना, इसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा वहां पे अपोजिशन था। और इसीलिए जब भी आप कबीर की कोई बुक्स वगैरह देखोगे तो वहां पे आपको एक बहुत ही तीखे शब्द आपको मिलेंगे, धारदार जिसको बोला जाता है, कि सामने वाले को डायरेक्ट दिल पे छू दे, मतलब उस टाइप के वहां पे वर्डिंग्स का यूज किया जाता है। कटाक्ष बोलते इसे। तो किसी के ऊपर कटाक्ष करना वो उनकी एक खासियत थी, लेकिन वो बहुत क्लियर था कि जो चीज सही नहीं है उसका वो डायरेक्ट वहां पे विरोध करते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट संत कबीर। और उसके बाद देखा जाए तो अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज, या फिर जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पैसेक्स। एंड व्हाट इज दिस पैसेज एक्सरसाइज, तो रिसेंटली क्या है, इंडियन नेवी एंड यूके की रॉयल नेवी, इन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज वहां पे हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज बोल सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज पैसेक्स। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि पैसेक्स किन दोनों के बीच में होता है, तो एक साइड पे है इंडिया और दूसरी साइड पे है यूके। और कहां पे हुई थी एक्सरसाइज, दैट इज इन नॉर्थ अरेबियन सी। एक बेसिकली एक जॉइंट नेवल ड्रिल्स है जो फ्रेंडली नेवीज के बीच में वहां पे परफॉर्म की जाती है, ताकि एक दूसरे के ऊपर इंटरऑपरेबिलिटी है जो है वो बढ़ सके, कम्युनिकेशन बढ़ पाए, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन समुद्र के अंदर वहां पे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सके। और नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर वहां पे ये एक्सरसाइज को किया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूके, राइट। तो इंडिया की ओर से देखा जाए तो किसने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज आईएनएस तबर, जो एक स्टिल्थ फ्रिगेट है अपना। और साथ में देखा जाए तो पीएटाई लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, एक सबमरीन, तो वो भी वो है। दूसरी साइड पे अगर यूके की अगर हम बात करें तो वहां से आया था एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स और एचएमएस रिचमोंड। तो वो यूके के बेसिकली जो मेजर वहां पे एचएमएस थे वो ये दोनों यहाँ पे आए। और मेन इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने आगे बात की कि इंटरऑपरेबिलिटी है वो वहां पे बढ़ाना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोऑर्डिनेशन वहां पे और ज्यादा बेटर करना, एंड साथ साथ देखा जाए तो अवेयरनेस ऑपरेशंस को वहां पे बढ़ाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कौन से फीचर्स अगर हम बात करें तो साथ साथ यहाँ पे भले ही नेवल ड्रिवी थी, नेवल पूरी एक्सरसाइज थी, बट हेलीकॉप्टर कंट्रोल ड्रिल्स भी वहां पे हुई, फ्लीट मूवमेंट वगैरह भी वहां पे चली। तो ये सब कुछ यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर वहां पे किया गया। और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो डेफिनेटली हमारी जो डिफेंस डिप्लोमेसी है स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक के अंदर, तो उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। प्लस यूके के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप को और बेटर करेगा। इंडिया यूके 2030 जो रोडमैप गोल्स वहां पे दिए गए हैं कोऑपरेशन के, तो वो गोल्स के ऊपर वहां पे ज्यादातर फोकस रहेगा। और हमारा जो सागर विजन है जो कि हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटीज को वहां पे और ज्यादा इंक्लूड करता है, तो सागर विजन को पाने के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प वगैरह मिल जाएगी। बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द प्रीलिम्स कंटेक्स्ट, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि पैसेक्स कौन से दो कंट्री के बीच में होता है
और क्या वो एयरफोर्स वाली इवेंट है या फिर आर्मी वाली है या फिर नेवल है। तो इंडिया और यूके की नेवी के बीच में होता है पेसेक्स, दैट इज पैसेज एक्सरसाइज, जो अभी रिसेंटली नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर वहां पे कंडक्ट हुआ है। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज न्यूज। तो अभी रिसेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान को इन दोनों कमेटी का वहां पे हेड बनाया गया है और बहुत से लोगों को इसके खिलाफ वहां पे बहुत सी कंप्लेंट्स थी कि पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ की लड़ाई में हेड बनाना, दैट वाज अ क्वाइट कंट्रोवर्शियल, बट दिस इज व्हाट इट इज। So Pakistan has been appointed as a chair of 1988 Taliban Sanctions Committee and vice chair of 1373 Counter-Terrorism Committee as a part of its term as a non-permanent United Nations Security Council members. क्योंकि ये मौका जो है वो बार बार हर एक को वहां पे मिलता है ऑन अ रोटेशनल बेसिस। सो वहां पे इस बार पाकिस्तान का यहाँ पे नंबर हुआ है। पहले अगर हम बात करें 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी क्या है, तो एक ऐसी बॉडी बनाई गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में, जो इस बात को मॉनिटर करेगी कि तालिबान लिंक्ड इंडिविजुअल्स और एंटिटीज के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत हमने की थी 2011 में under UNSC resolution 1988, and that's why there is a number 1988 after separating from the broader 1267 अल कायदा सैंक्शंस रिजिम। पहले देखा जाए तो ये तालिबान सैंक्शंस और अल कायदा सैंक्शंस दोनों को एक साथ रखा गया था। 2011 के अंदर देखा जाए तो इनको वहां पे अलग कर दिया। एक है अपना ब्रॉडर 1267 अल कायदा सैंक्शन रिजिम और वहां से इसको अलग कर दिया 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर कंप्लायंस विद ट्रैवल बैन्स, आर्म्स एम्बार्गोज, asset freezes targeting individuals of an asset freezes, and it targets on the individuals which are affiliated with the Taliban who pose a threat to peace in Afghanistan। तो जितने भी लोग वहां पे तालिबान के साथ जुड़े हैं उनकी असेट्स वगैरह को फ्रीज करना, उनके ट्रैवल के ऊपर वहां पे बैन्स लगाना, वो कोई भी अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वहां पे अगर लाने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना, इन सब का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बात के लिए वहां पे कमेटी है, दैट इज नोन एज तालिबान सैंक्शन कमेटी, राइट। So list based regime covering 130 about 130 individuals और entities, इन सबको यहाँ पे ध्यान में रखने की बात है। और जो भी उसको चेयर करेगा that will have procedural control including setting the agenda, consulting the members और recommendations वगैरह को वहां पे प्रेजेंट वगैरह करना। and decisions are taken by consensus limiting unilateral power। तो सारे के सारे डिसीजन जो है वो कंसेंसस के थ्रू वहां पे होंगे, किसी एक को ये वाला पावर वहां पे नहीं दिया जाएगा, राइट। एंड नो पावर्स टू इन्वेस्टिगेट और एनफोर्स एंड रिलाइज ऑन स्टेट कोऑपरेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन। सो दैट इज अबाउट 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी क्या है, तो ये भी एक टेक्निकल कमेटी है जो यूएनएससी के रेजोल्यूशन 1373 के अंदर वहां पे इंप्लीमेंट हुई थी। और कब से इसको बनाया गया? फॉलोइंग द 9/11 अटैक्स। और इसका टारगेट क्या है कि भैया ग्लोबल लीगल एंड ऑपरेशनल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को वहां पे आगे बढ़ाना, टेररिज्म को खत्म करना। इसकी शुरुआत नो डाउट हुई थी 2001 के अंदर अंडर दी चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर, और तब से ये वाली कमेटी वहां पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर वहां पे है। और देखा जाए तो बहुत क्लियर इसका ऑब्जेक्टिव है कि टेररिज्म जो है उसको क्रिमिनलाइज वहां पे करना, और जो भी टेरर फंडिंग वगैरह होता है, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह होता है, तो उन सबको वहां पे रोकना। कुछ ऐसे कंट्रीज है जो टेररिस्ट के लिए वहां पे हेवन बन के बैठे हुए हैं, तो ऐसे कंट्रीज के ऊपर भी वहां पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना, राइट। So that is all about Taliban Sanction Committee 1988 as well as 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी। और इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे करते हैं एंड, और कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ, कुछ नए इश्यूज के साथ
वापस एक बार नेक्स्ट टाइम वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड फिर से एक बार बता दूं कि अगर अभी तक आपने किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया है, या फिर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्रिपरेशन, देन पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांच के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही कांटेक्ट करें एंड यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप, राइट। सो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर वापस कुछ बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। आज का लेक्चर यहीं तक का है। थैंक यू सो मच।